बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर थमा शोर। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को होगा मतदान। 120 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड गठन के आज 25 साल पूरे। रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी ने की शिरकत। 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की दी सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर का किया दौरा। भिक्षु संघ अध्यक्ष भदंत एवी ज्ञानेश्वर को दी श्रद्धांजलि। निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का भी किया निरीक्षण। मुरादाबाद में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों का। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। आपको बता दें कि इस दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। सुरक्षा कारणों से इन संवेदनशील बूथों पर वोटिंग का समय घटाया गया है। इनमें 19 विधानसभा सीटों के 4,003 बूथों पर शाम 4 बजे तक और बोधगया के 106 बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बाकी 41,290 बूथों पर वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 1,165 पुरुष उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और इसी के साथ 136 महिला उम्मीदवार मैदान में है, जबकि एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी चुनावी मुकाबले में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 122 सीटों पर होने वाले इस चरण के मतदान में सभी उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला 11 नवंबर को वोटिंग के जरिए होगा। तो 11 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है और आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी। दूसरे चरण के लिए 45,399 मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है और इसी के साथ साथ 19 विधानसभा सीटों के 4,003 बूथों पर शाम 4 बजे तक जो है वो वोटिंग चलेगी। बोधगया की बात करें तो यहाँ पर 106 बूथों पर शाम 5 बजे तक वोट कास्ट कर सकते हैं। तो 41,290 बूथों पर वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का रहेगा। दूसरे चरण में कुल 1,165 पुरुष उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। दूसरे चरण में मैदान में 136 महिला उम्मीदवार हैं। और वहीं आज उत्तराखंड में प्रदेश की स्थापना की रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 8,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड का सपना पूरा किया है और इसी के साथ ही उत्तराखंड लगातार ही विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये भूमि देश के सभी लोगों की आस्था की आधारशिला है। इसके साथ पीएम मोदी ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चल रही विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनके पूरे होते ही उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी। पीएम मोदी ने ये कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड ने आयुर्वेद में प्रगति की है और इसी के साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ के पर्यटन उद्योग को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाए। तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी आपको बता दें। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। इसके अलावा प्रारंभ में राज्य का नाम जो है वो उत्तरांचल रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया। साल 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। देवभूमि भी इसे कहा जाता है। उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को अलग करके किया गया। तो आप समझिए उत्तराखंड को राज्य की अस्थायी राजधानी जो है वो देहरादून कहलाती है और इसके अलावा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। और इसी के साथ साथ जानकारी दे दें कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने थे।
उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। तो ये उत्तराखंड के बारे में कुछ खास बातें। गढ़वाली भाषा से अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अब आपको बताते हैं कि स्थापना दिवस के मौके पर पीएम ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने उत्तराखंड की विकास यात्रा को बड़े करीब से देखा है। उत्तराखंड प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तराखंड में पर्यटन और विकास की असीम संभावनाएं हैं और टूरिज्म लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है। उत्तराखंड के 4 धाम लोगों की आस्था का केंद्र आज बन चुके हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर एक उदाहरण पेश किया है। उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहाँ के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। साथियों, देश विदेश से लोग यहाँ वेलनेस के लिए आते हैं। यहाँ की जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 25 वर्षों में एरोमेटिक प्लांट्स, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, योग और वेलनेस टूरिज्म में उत्तराखंड ने शानदार प्रगति की है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भिक्षु संघ अध्यक्ष भदंत एवी ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भदंत ज्ञानेश्वर ने समाज में शांति, समरसता और बौद्ध संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये विश्वविद्यालय पूर्वांचल के किसानों के लिए कृषि अनुसंधान और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ज्ञानेश्वर जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज मुझे कुशीनगर में इस प्राचीन बौद्ध मठ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, भदंत ज्ञानेश्वर जी एक वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु थे। और वहीं रायपुर में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का जुलूस निकाला। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी और उसके भाई पर सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, मर्डर जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। तो हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ग्वालियर से इस आरोपी की गिरफ्तारी की है। ब्लैकमेलिंग, मर्डर जैसे संगीन मामले इस पर दर्ज बताए जा रहे हैं। ग्वालियर के थाना सिरोल से वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 6 माह से अधिक दिनों तक आरोपी फरार था, जिसमें थाना तेलीबांधा एवं थाना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग अपराध में मारपीट, अवैध संपत्ति, आर्मसेट एवं करोड़ों रुपए के वसूली व छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत में कई अपराध पंजीबद्ध हुए थे। इस पूरे प्रकरण में इसके घर के अन्य सदस्यगण, जिसमें
इन आरोपियों की पत्नी, इसकी मां, इसका भतीजा पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। मुख्य आरोपी रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर लगातार फरार थे। इन दोनों की संपत्तियों का ब्यौरा निकाला जा करके इनके विरुद्ध में उद्घोषणा जारी करते हुए इन दोनों आरोपी के विरुद्ध में इनाम घोषित किया गया था। और वहीं फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के खिमसेपुर गांव में एक टायर रिसाइकलिंग फैक्ट्री में रिएक्टर फटने से भीषण आग लग गई। यह हादसा नियति फर्म के नाम से संचालित डैमेज टायर रिसाइकलिंग कंपनी में हुआ। रिएक्टर फटने के दौरान वहां काम कर रहे 4 कर्मचारी बुरी तरीके से झुलस गए। हादसे के बाद कंपनी मालिक ने घायलों को तत्काल जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बाद में चारों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पे जांच में जुट गई है। प्राथमिक जांच में हादसे का कारण रिएक्टर में अचानक प्रेशर बढ़ना बताया जा रहा है। और वहीं आगरा के सांधन गांव में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में विवाद बढ़ गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पत्थरबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर मारपीट का मामला सामने आया है। ये वही जगह है जहां पहले भी महिला से मारपीट, शराब ठेके पर झगड़ा और गोलीकांड जैसी घटनाएं हो चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि चौराहे से कुछ कदम की दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है, फिर भी यहां आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वहीं लखनऊ में पतंगबाजी का शौक खतरनाक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि बच्चों को स्कूल से घर ले जा रहे एक व्यक्ति की हैदरगंज चौक पुल पर कांच लगे मांझे से नाक और गर्दन में चोट लगी है और स्कूटी गिरने से उसका हाथ टूट गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि अब तक कई मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें बच्चे और आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और वहीं कानपुर के रावतपुर थाना के गोपाल टावर चौराहे पर प्रेम प्रसंग विवाद में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। में ये प्रकाश में आया है कि लकी और रीशु, 2 लड़के, उनके मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया था तो पैदल जा रहे थे। उसी दौरान 2 अन्य मोटरसाइकिलों पर 4 लोग सवार होकर के आते हैं, जो उनके साथ मारपीट करते हैं। और उसमें रोहित चौहान, अंकुर, मोहित और अभय थे, जिनकी पहचान हो गई है। और लकी के साथ मारपीट करते हैं। लकी को पहले उनके परिजन निजी अस्पताल में ले जाते हैं, वहां से फिर सरकारी अस्पताल कार्डियोलॉजी में ले जाते हैं, जहां पर लकी को मृत घोषित कर दिया गया। और झांसी यूनिवर्सिटी के सामने युवक ने छात्रा को गोली मार खुद को भी गोली मार दी है। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई और छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुजरात एटीएस ने आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला बताया जा रहा है। उसकी पहचान मोहम्मद सुहेल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सुहेल पिछले 3 साल से मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में पढ़ाई कर रहा है। इस साल जून में घर वापस आया था और जुलाई में वापस चला गया था। बताया जा रहा है कि वो 1 हफ्ते पहले गुजरात पहुंचा, जहां एटीएस ने उसे हिरासत में ले लिया। एटीएस को सुहेल के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के ठोस इनपुट मिले थे। फिलहाल लखीमपुर खीरी पुलिस भी सिंगाही क्षेत्र में उसके स्थानीय संपर्कों की जांच में जुटी हुई है और सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से छानबीन कर रही हैं। और वहीं हाथरस में क्षत्रिय समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने बताया कि 2 हिंदूवादी नेताओं प्रवीण खंडेलवाल और प्रशांत मिश्रा के बीच की लड़ाई में क्षत्रिय समाज के लोगों को टारगेट बनाकर झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। और वहीं कानपुर में सिख गुरु सिंह सभा की पहल पर बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु तेग बहादुर के चित्र पर माल्यार्पण और संबद्ध पाठ से हुई और इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने घोषणा की कि विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में गुरु तेग बहादुर शोध पीठ स्थापित की जाएगी, जहां गुरु परंपरा, दर्शन, साहित्य पर शोध होगा। और वहीं कानपुर के नानाराव पार्क से किन्नर समाज ने गौरव यात्रा निकाली, जिसमें कानपुर समेत आसपास जिलों के सैकड़ों किन्नर शामिल हुए। यात्रा में बिहार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर राजन सिंह और पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य किन्नरों को समाज में समान अधिकार और सम्मान दिलवाना था। इस मौके पर डॉक्टर राजन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों से किन्नर समाज को शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य में अवसर मिल रहा है। ऐसा करो जहाँ फोटो हो जाएगी बाकी फिर हटा देंगे। बनने के बाद किन्नर समुदाय को आज कानपुर में जो हजारों हजार ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये एक परिवर्तन की बहार है। जो एनडीए सरकार बनने के बाद किन्नर समुदाय को सम्मान, अधिकार और आरक्षण मिला है, उसके बाद ये जलसा है। हमारे लोग खुशी और अनुभव का मार्च निकाल रहे हैं। कानपुर में प्राइड यात्रा चल रही है। ये प्राइड यात्रा आवाज है कि हमारे लोग आने वाले दिनों में विधानसभा और संसद भवन भी पहुंचेंगे। आज सभी लोग अपने अधिकार का जश्न मना रहे हैं, आरक्षण का जश्न मना रहे हैं और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यहाँ लोग आए। आज रैली का उद्देश्य है कि क्यूर कम्युनिटी का जो आज प्राइड निकला है, आज यहाँ की जनता को, आज सोसाइटी को, शासन और प्रशासन को जागरूक करने के लिए और अवेयर करने के लिए हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। हम भी मनुष्य की जाति में आते हैं। मांगे हमारी ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मेल फीमेल को आरक्षण है, जैसे अल्पसंख्यक को आरक्षण है, जैसे दलित जाति को आरक्षण है, वैसे हमें भी आरक्षण दिया जाए। हमें भी नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, चुनाव में आरक्षण दिया जाए। और इससे बढ़ के हम क्या ही कह सकते हैं। देश ये है कि ये जो समाज है, जो थर्ड जेंडर है, इसको स्वाभिमान और सम्मान और अपने सम्मान के लिए ये पूरे सड़क पे है और निकल रहा है कि सब लोग हमको जानो, हमको मानो। जो आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुझे सम्मान दिया है,
वो सम्मान नीचे तक जाए और वो मिले, इसके लिए निकालें। और वहीं लखनऊ के मीसा गांव में 2 दिवसीय कबड्डी महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी विधायक अमरीश रावत ने करते हुए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। और वहीं फतेहपुर के चौड़गरा कस्बे में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।